हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड अप विद आरजे अग्रवाल। आज की हमारी वीडियो +1 कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी नई नई कॉमर्स फील्ड में आए हैं। उनको अकाउंटिंग चैप्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग चैप्टर हमारी पूरी कॉमर्स स्ट्रीम का बेसिक चैप्टर है। अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से समझ लेंगे तो पूरी स्ट्रीम में ये हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग के बारे में बता देता हूँ कि अकाउंटिंग आई क्यों है। हम सब कह रहे हैं कि अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इसकी हम जान लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों होती है। देखो बच्चों, हर कोई बिजनेस करता है पैसे कमाने के लिए, चाहे वो छोटी शॉप का मालिक हो या फिर छोटी शॉप से लेकर कोई बड़ी इंडस्ट्री का मालिक, हर कोई पैसे कमाने के लिए काम करता है। लेकिन जो भी बिजनेसमैन होता है उसको हमेशा कोई ना कोई सवाल रहते ही रहते हैं, जैसे कि उसके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, यानी अगर वो अपने बिजनेस को बेचना चाहता है तो वो कितने में बिक जाएगा। हाउ मच मनी इज़ लेंड बाय मी, मतलब उस आदमी ने लोगों को कितना पैसा दिया हुआ है या फिर लोगों से कितना पैसा लोन में लिया हुआ है। और भी कई सवाल होते हैं, जैसे कि व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप टू इंक्रीज माई प्रॉफिट, कि अगर वो आदमी बिजनेस चला रहा है और अगर उसको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना है तो अगला स्टेप वो क्या ले। और हाउ मच मनी इज रिमेन्ड, मतलब उसके पास अभी करंट में पैसा कितना पड़ा है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो हर बिजनेसमैन के मन में होते हैं। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उन्हें सभी सवालों का जवाब अच्छे तरीके से मिल जाए। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए एक चीज़ आई, एक सोल्यूशन आया जिसका नाम था अकाउंटिंग। आप जान चुके हैं कि अकाउंटिंग बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है हर बिजनेसमैन के लिए। अब इसके बारे में हम चैप्टर वाइज हम इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। सब पहला क्वेश्चन भी आपका यही बनता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। वो है हमारी की अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू इट्स यूजर्स फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। अभी इसका मीनिंग क्या है कि अकाउंटिंग ऐसी प्रोसेस है। सबसे पहली बात निकल के आती है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस किस चीज़ की? आइडेंटिफाई करने की, मेजर करने की, रिकॉर्ड कर लेने की और बाद में उसी डाटा को कम्युनिकेट कर देने की, जो कि फाइनेंशियल डाटा होता है। किसको कम्युनिकेट करती है? टू इट्स यूजर्स, मतलब जिन्होंने उस डाटे का यूज़ करना होता है। वो यूजर्स करते क्या हैं? वो बिजनेस डिसीजन लेते हैं। मतलब अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल डाटा को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर कर लेते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स में और बाद में उस सारा डाटा को कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को, ताकि वे कोई ना कोई बिजनेस डिसीजन ले सके। ये तो वो डेफिनेशन है जो आपको क्वेश्चन पेपर में लिख कर आनी है और अपने टीचर को सुनानी है। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे तो है ये सिंपल, अगर इसको समझ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अकाउंटिंग को और आसान तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ लेकर आया हूँ। वो है कि आप अकाउंटिंग को दो हिस्से में बांट लें। एक है अकाउंट्स, दूसरा ING। अभी अकाउंट्स का मतलब होता है कोई भी रिकॉर्ड, यानी किसी भी चीज़, हम कहते हैं अकाउंट्स को बोलते हैं खाता। आपने सुना होगा बहुत बार कि किसी भी चीज़ का हम जब रिकॉर्ड रख लेते हैं उसको बोलते हैं अकाउंट्स। और ING का मतलब सबको पता है, ING का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस। अकाउंटिंग का मतलब निकल के आता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं बस। अकाउंटिंग को यही कहते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब इसके पढ़ेंगे हम इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि जो भी बिजनेस में होता है कोई ना कोई इवेंट हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। ऐसे ही बिजनेस में होता है। इवेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। हमारी कॉमर्स स्ट्रीम में सिर्फ हमें इकोनॉमिक इवेंट्स ही हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करती है। तो हम पहले इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बता दें तो ये होते क्या हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स वो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब इसमें ऐसी ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मतलब जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। अगर किसी इवेंट की मॉनेटरी वैल्यू है, यानी उसकी वैल्यू पैसे में हम गिन सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है।
देखिए जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है वो इसकी डेफिनेशन में ही थी कि हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की स्पेसिफिक प्रोसेस है जहाँ पर चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। सो हम यही पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है इसकी। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग और फिर एंड में कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझने के मैं आपको एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। उसी एक एग्जांपल से आप पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आसानी तरीके से समझ आएंगे। सो एग्जांपल बहुत ही सिंपल है कि सपोज कर लीजिए आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड का नाम है ए, कोई नाम नहीं रखना मैं, सिर्फ उसका नाम है ए, और आपने उससे 100 रुपीज़ उधार ली हैं। ठीक है बच्चे, आपके फ्रेंड का नाम है ए और आपने उससे 100 रुपीज़ उधार ले लिए हैं। सो अब इसी एग्जांपल से हम पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स डिटरमाइनिंग इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब हम आइडेंटिफिकेशन में डिटरमाइन करते हैं हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं, जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो इवेंट कौन सा है। जैसा हम जानते हैं कि इवेंट दो तरीके के होते हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। सो अब हम पहले पता लगाते हैं कि जो भी इवेंट हो रहा है, यानी जो भी ये इवेंट हो रहा है वो इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक है। अभी आपके फ्रेंड ने आपको 100 रुपीज़ दिए, ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? पैसे की बात हो रही है ना, तो ये कौन सा इवेंट हुआ? इकोनॉमिक इवेंट हुआ। सो हम जानते हैं कि अकाउंटिंग हम इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, सो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इवेंट्स देयरफॉर आर इवेल्युएटेड फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। मतलब हम इवेंट को देखते हैं कि उसको डिसाइड करते हैं कि हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें या फिर ना करें। यानी कि अगर इकोनॉमिक है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर नॉन इकोनॉमिक है तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा वो है मेजरमेंट। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है? इट मीन्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है उसका वैल्यू का पता लगाना, उसकी वैल्यू को मेजर करना। अभी हमारी ट्रांजेक्शन क्या थी कि हमने ए से 100 रुपीज़ लिए। अभी हमको आइडेंटिफाई तो हो गया कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ए की बात हो रही है, लेकिन इसको मेजर भी करेंगे कितने पैसों की बात हो रही है, वो हो रही है 100 रुपीज़ की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, ये होगी हमारी मेजरमेंट। क्या था कि इट मीन्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी एक मॉनेटरी यूनिट में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी रुपीज़ में या फिर पैसा में। अभी हमने ट्रांजेक्शन क्या थी 100 रुपीज़ की, तो वो हमारी मेजरमेंट हो गई। सो मेजरमेंट भी होगी हमारी। तो नेक्स्ट होगा हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है? वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड। मतलब एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिए जो ट्रांजेक्शन हुई थी, फिर मेजर भी कर लिया कि हमने कि हाँ भाई ए से पैसे लिए थे और 100 रुपीज़ हमने मेजर कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब अब क्या करेंगे? आपके फ्रेंड ने आपको 100 रुपीज़ दे दिए, हमने मेजर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम क्या करेंगे? उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे। हम रिकॉर्ड करते हैं ना कि हमने अपनी इस फ्रेंड से फलाना पैसे ले लिए, तो हम कहीं भी रिकॉर्ड कर लेंगे, अपनी बुक में कर लेंगे, अपने मोबाइल में कर लेंगे, जहां भी हमको मन चाहे वहां हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक, बाद में उसको मेजर कर लेते हैं कि कितनी पैसों की बात हो रही है, और बाद में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी है अकाउंटेंट के पास होती हैं उसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, कि रिकॉर्ड रख लेते हैं कि हाँ भाई इस आदमी से हमने पैसे लिए और इतने पैसे लिए हैं। उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं। मतलब अकाउंटिंग करने का ना एक ऑर्डर होता है। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, वो आपको आगे आएगा कि पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, बाद में उसके लेजर्स बनाएंगे और बाद में बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस तैयार करेंगे। ठीक है बच्चे, अभी अपनी थर्ड हो गया, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया। लास्ट में हम क्या होता है? कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन क्या है? अ नेसेसरी रिपोर्ट इज जनरेटेड फ्रॉम रिकॉर्डेड डाटा एंड कम्युनिकेटेड इन अ सर्टेन फॉर्म टू इट्स यूजर्स टू मेक बिजनेस डिसीजन। मतलब अभी क्या है कि आपने ए से 100 रुपीज़ लिए थे। अभी मान लो कि आपने
उसने पैसे मांग लिए आपसे दोबारा, यानी पैसे देने का टाइम आ गया, देनी होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज आपने ए से लिए थे, वो आपने खर्च कर दिए। अभी आप पैसे किससे लेंगे? अपने पापा से, अपने फादर से। सर वो कैसे लेंगे? आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना डाटा, कि देखो सर मैंने रिकॉर्ड किया था कि ए मेरा फ्रेंड था, उसको मैंने 100 रुपीज देने हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे। वो आपने रिकॉर्ड किए, वो आपको अपने पापा को दिखा दोगे, वो आपको पैसे दे देंगे। सो ये हो गया कम्युनिकेशन। यानी कि हम पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसी इवेंट है, बाद में उसको मेजर कर लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, और जितनी भी उसकी वैल्यू होती है उसको रिकॉर्ड रख लेते हैं। और बाद जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, हम जिस यूज़र को भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं, ताकि वो कोई ना कोई बिजनेस डिसीजन ले सके। अभी आपके पापा डिसीजन लेंगे ना कि आपके पैसे देने हैं या फिर नहीं देने हैं। ठीक है, अभी आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूरी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेस के बाद इसके आ जाता है नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी आपने प्रोसेस भी पढ़ लिया, आप जानते हो कि ये क्या क्या करता है, लेकिन अब जानना भी ज़रूरी है ना कि ये क्यों की जाती है अकाउंटिंग। हम आपने स्टार्ट करने से पहले चैप्टर हमने बताया था आपको कि ये जो अकाउंटिंग होती है बहुत सारे सवालों का जवाब देती है। किसको? बिजनेसमैन को। सो यही इसकी नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ताकि हम रिकॉर्ड्स मेंटेन रख सकें, ताकि हम रिकॉर्ड्स मेंटेन रख सकें। नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हमको पता लगता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। भी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है लोगों का, हमारी वैल्यू कितनी है बिजनेस की, हम अपने प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, सभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। और कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा रिपोर्ट ऑफ कैश बैलेंस, मतलब करंट में हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ, ताकि हम आगे डिसीजन ले सकें कि हमें आगे कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी है। नॉलेज अबाउट फ्यूचर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, मतलब हमको जानकारी मिल जाती है कि ये फ्यूचर इनफ्लोज मतलब फ्यूचर में यानी आगे जाकर हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, एंड आउटफ्लोज मतलब कितना पैसा बाहर जाने वाला है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें। और फ्यूचर प्लानिंग तो है ही। अगर आप अकाउंटिंग यानी रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आप फ्यूचर कैसे प्लान करोगे कि हम फ्यूचर में हमने क्या स्टेप लेना है। सो ये सारे नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। इसको प्लीज कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा और बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन, अपनी लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन करिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। सो नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने बहुत बार सुन लिया कि अकाउंटिंग के यूजर्स के पास हम कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स को ये देते हैं, यूजर्स को वो। हम जान रहे हैं इसके यूजर्स होते कौन से हैं, यानी अकाउंटिंग का यूज कौन करता है। देखो एक कंपनी में बहुत सारे आदमी होते हैं, कंपनी के बाहर भी बहुत सारे आदमी होते हैं। जो कंपनी के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल, और जो कंपनी के बाहर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और आपको इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहले मैं बता देता हूँ आपके इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। इंटरनल यूजर्स आपके होते हैं जैसे ओनर्स, जो कंपनी के ओनर होते हैं, एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम करते हैं, और इन्वेस्टर्स मतलब जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। ये तीनों आदमी जो होते हैं वो इंटरनल यूजर्स होते हैं जिसको अकाउंटिंग के डाटा की जरूरत होती है। और एक्सटर्नल होते हैं हमारे कंज्यूमर्स यानी हमारे कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए हैं, और क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स जो वर्ड है ना आपको अकाउंटिंग में बहुत आने वाला है। क्रेडिटर हमारे वो आदमी होते हैं जो हमको लोन देते हैं, जो हमको पैसा उधार देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए हमारे। और गवर्नमेंट से हर बिजनेस जुड़ा हुआ है। अभी गवर्नमेंट भी है हमारी अकाउंटिंग की यूजर होती है। वो कैसे, मैं आपको अकेले एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ओनर का बता देता हूँ मैं आपको। ओनर को क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग डाटा की। अभी ओनर ने देखना होता है कि बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। अभी ओनर को जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा बिजनेस जिसमें हम पैसा लगा चुके हैं वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। अगर ये प्रॉफिट कमा रहा है तो फिर तो आगे पैसे लगाए, वरना ना लगाए। नेक्स्ट एम्प्लॉयज देखते हैं कि दे विल गेट राइज इन वेज, बोनस और नोट। मतलब अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो वो उसकी उनकी वेज बढ़ने यानी उनकी सैलरी बढ़ने का कोई चांस है या नहीं है, वो ये देखते हैं। और उनको बोनस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे इन्वेस्टर्स, वेदर दे शुड इन्वेस्ट और नॉट। इन्वेस्टर का काम होता है पैसे लगाना, कि अगर वो देखते हैं कि हमें कंपनी में और पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। कंज्यूमर्स देखते हैं कि दे विल गेट अ गुड प्रोडक्ट और अ फेयर रेट।
मतलब वो देखते हैं कि वो क्या इस कंपनी से जो प्रोडक्ट मिला है वो अच्छी कंपनी का होगा या नहीं होगा, और अगर जो रेट मिल रहा है वो अच्छा है या नहीं है। ओके, अभी क्रेडिटर्स को क्या होता है कि दे विल गेट देयर मनी बैक और नॉट। आपने किसी कंपनी को उधार दिया हुआ है, वो तो वही जानना चाहेगा कि वो पैसा दे सकेंगे, मुझे वापस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो उनको कैसे पता लगेगा? अकाउंटिंग डाटा से। अकाउंटिंग डाटा मतलब उनको पता लगेगा ना कि हमारी कंपनी के पास कितना पैसा है, हमारे पास हम कितना लोगों के लोन दे चुके हैं, हम दे सकते भी नहीं दे सकते हैं, वो किससे पता चलता है? हमारे अकाउंटिंग डाटा यानी अकाउंटिंग से। ठीक है। और लास्ट है हमारी गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को क्या होता है? गवर्नमेंट को कैलकुलेट करने के वो हमें कंपनी को कितना टैक्स लगाना है उसको, और कितनी हमें सब्सिडी देनी है। वो किस हिसाब से देती है हमें टैक्स और सब्सिडी? हमारे अकाउंटिंग डाटा के हिसाब से। यानी अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हमें टैक्स मिलेगा, अगर हम एक ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कहती है हमें, तो हमें सब्सिडी मिलेगी। ये सारे हमारे क्या होते हैं? अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमें मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। यूजर्स हो गए हमारे हम अकाउंटिंग के। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो को आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है, यानी हमारी कॉमर्स स्ट्रीम में 3 तरह की अकाउंटिंग पढ़ी जाती है। वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है जो हम अब पढ़ेंगे हमारी +1 में? ये कौन सी है? द पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मतलब ये वाली अकाउंटिंग, मतलब वो ऐसी अकाउंटिंग जो किसके लिए की जाती है? ताकि पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हम क्या रख सकें? रिकॉर्ड रख सकें कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी में हो रही है और कितनी कितनी वैल्यू की हो रही है, और क्यों करते हैं हम रिकॉर्ड इसे? ताकि हमें पता लग सके कि हमें हमारी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कितना कर रही है और हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम +1 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सी होती है? कि कॉस्ट अकाउंटिंग, द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर। अभी कॉस्ट हम सारे जानते हैं कि कीमत। अभी जो भी कंपनी होती है उसको बहुत सारे खर्चे सहने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना भी पड़ता है। उस चीज को एनालाइज करने के लिए यानी पता लगाने के लिए हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, यानी खर्चा कितना हो रहा है, कौन सी अकाउंटिंग है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये क्या करती है? इट इज टू एनालाइज एक्सपेंडिचर सो एज टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। कि हम पता लगा सके कि हमारा जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, यानी उनको बनाने का खर्चा कितना आ रहा है। एंड द कंट्रोल द कॉस्ट बाय डिसीजन मेकिंग। हमें पता तो लग ही जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी पड़ रही है, यानी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, लेकिन उसको कम कैसे करना है, उस सभी के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको कौन सी बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सेकंड हो गई हमारी ब्रांच। हमारी थर्ड ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको नाम से पता लग जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग होती है वो सिंपली मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है, कि मैनेजमेंट के लिए हेल्प करने के लिए, कि ताकि मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सके और हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा सके। द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना, असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग बेटर पॉलिसी डिसीजंस। यानी असिस्ट को मतलब हेल्प करना मैनेजमेंट का, ताकि वो अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें और इवेल्युएट कर सकें रिजल्ट ऑफ इट डिसीजन एंड एक्शंस, ताकि जो हमें रिजल्ट मिले उनके डिसीजन एक्शन से उनको पता लगा सके वो अच्छा काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ती है। तीनों ब्रांचेज है हमारी अकाउंटिंग की, इसको प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है हमारे इस चैप्टर से, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग डाटा। देखो हमारी जो सारी अकाउंटिंग है ना वो उसके डाटे पर ही निर्भर है, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि हमारा डाटा कैसा होगा। देखो इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आप पढ़ते हो, आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन आप बुक से पढ़ते हो या फिर इंटरनेट से पढ़ते हो, तो ये अगर आपका डाटा ही सही नहीं होगा, यानी आपको जो चीज पढ़ रहे हो वो चीज ही गलत पढ़ रहे हो, तो आपको कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे? ठीक है बच्चे,
तो हम जान लेंगे कि आपके अकाउंटिंग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, यानी वो कैसा एक आपका अकाउंटिंग डाटा कैसा होना चाहिए, ताकि आपके जैसे आपको एग्जांपल हो जाए कि आपके पढ़ने वाले मटेरियल कैसा होना चाहिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका फीचर होना चाहिए अकाउंटिंग डाटा में वो होना चाहिए रिलायबिलिटी। समझा तो आपको रिलायबिलिटी। अभी रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है कि भरोसेमंद, कि जो भी आप डाटा पढ़ने जा रहे हो ना वो भरोसेमंद होना चाहिए। मतलब रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। मतलब यूजर को उस पर डिपेंड होना चाहिए, यानी वो उस पर भरोसा कर सके कि हाँ भी सही भी है या नहीं है। अ रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। एरर यानी कोई भी गलती, यानी उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड बायस यानी उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। एंड फेथफुली रिप्रेजेंट्स व्हाट इट्स मीन टू बी रिप्रेजेंट। फेथफुली यानी अच्छे तरीके से, यानी भरोसेमंद तरीके से वो हम समझा सके सारी की सारी चीज। मतलब जो भी आप मटेरियल पढ़ोगे वो भरोसेमंद होना चाहिए, यानी आप बुक्स पढ़ रहे हो आपको वो भरोसेमंद होनी चाहिए कि आपकी स्कूल ने या फिर आपके बोर्ड ने वो बुक्स लगाई हो। ऐसा नहीं है कोई भी बुक पढ़ लोगे फिर आपको भरोसा नहीं होगा उस पर, तो आप समझोगे कैसे? तो ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस क्या होना चाहिए किसी भी डाटे में, वो ऐसा होना चाहिए कि वो डाटा रिलायबल होना चाहिए, यानी हम उस पर भरोसा कर सकें। अभी सेकंड है रेलिवेंस। अभी रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? देखो आप पढ़ते हो, आपका बुक्स मटेरियल भी आता है, लेकिन वो अगर टाइम पे ही नहीं आएगा, मतलब जब आपको उसकी जरूरत है तभी नहीं मिलेगा, तो उसका फायदा ही क्या है? तो रेलिवेंस का मतलब होता है कि वो डाटा जरूरी समय पर हमें मिलना चाहिए, यानी जब उसकी जरूरत हो तभी हमें मिलना चाहिए। टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। जैसे आपको बहुत सारी बुक्स आपके पास मिल गई, आपको मटेरियल डाटा भी मिल गया, लेकिन तब तक आपके एग्जाम आ चुके थे, आपके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा, तो उस मटेरियल का क्या काम? यानी वो अच्छा मटेरियल वही होगा जो हमें टाइम पे मिल जाए, ताकि हम अच्छे से पढ़ तो सकें उसमें से और मार्क्स ले सकें। तो ऐसे ही अकाउंटिंग डाटा में होता है कि जो भी अकाउंटिंग डाटा हमें मिलने जा रहा है वो अच्छे टाइम पे मिलना चाहिए, ताकि उसका वो कोई ना कोई काम भी आ सके। ठीक है, और समझ लेते हैं हम रेलिवेंस के बारे में। एक तो वो टाइम पे मिलना चाहिए, और सेकंड की मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन एंड फीडबैक, कि ऐसा डाटा होना चाहिए जिसमें से अच्छी सी प्रेडिक्शन हो सके और उसका फीडबैक भी मिल जाए। प्रेडिक्शन होता है कि हम अच्छा अंदाजा लगा सकें हाँ कि आगे क्या होने वाला है, और फीडबैक होता है कि हमें पता चल जाए कि वो काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका फीडबैक हमें मिलता रहे। एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स एट द टाइम ऑफ इट्स नीड। मतलब वो डिसीजन लेने में हेल्प कर सके कि जब उसकी जरूरत हो ना उस डाटा की, वो इस समय पे मिले, ताकि वो डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए हमारे, रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद, और रेलिवेंट मतलब जब उसकी जरूरत हो तब काम वो आ जाए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट, ये वर्ड आप पढ़ लीजिएगा, इंटरप्रेट, मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को मिली है, जिन्होंने डिसीजन लेना है, उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो वो समझ सके। अगर उनको समझ ही नहीं आएगी इंफॉर्मेशन तो उसमें से डिसीजन क्या लेंगे? ऐसा ही आपके केस में है कि अगर आपको एक ऐसी बुक्स दे दी जाए जो आपको समझ ही ना आए, जैसे आप +1 में हो, आपको एमकॉम की बुक्स दे, वो आपको समझ ही नहीं आएगी, तो उसका फायदा ही क्या है? तो अकाउंटिंग डाटा ऐसा होना चाहिए जो आपके समझ में आ सके, और जिस भाषा में लिखने वाला समझा रहा है उसी भाषा में आपको समझ भी आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक ऐसे ही डाटे की जरूरत होती है जो यूजर समझ सके। सो लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा करेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग डाटा का, वो रहेगा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी क्या होता है कि कंपेरेबिलिटी, हम जो चीज़ हमें मिल गई है, हमें अकाउंटिंग डाटा मिला है, वो हमको कंपेयर करने के काबिल होना चाहिए। अगर हम उससे डाटा को कंपेयर ही नहीं कर सकेंगे तो उसका फायदा ही क्या है? मतलब जैसे कि आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम्स में, अगर आपको कंपेयर नहीं कर पाओगे उसका फायदा क्या है? यानी कि जैसे आप कंपेयर कैसे करते हो कि आपके लास्ट साल इतने % मार्क्स थे और इस साल इतने % मार्क्स हैं, वो आपको कंपेयर किया तो तभी आपको पता चला कि आपने इंप्रूवमेंट की है या आपके मार्क्स
कम हो गए हैं। अगर आप दूसरा आप कैसे कंपेयर करते हो कि आपके मार्क्स कितने और आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने, आपको पता लग जाए कि आप अपने फ्रेंड से अच्छा पढ़ रहे हो या फिर उससे बुरा पढ़ रहे हो। सो ये होती है कंपेरेबिलिटी। ऐसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन में होता है कि अगर हम अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं कि कंपेयर वेरियस आइटम्स ऑफ कंपनीज ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड विद अदर कंपनीज, यानी जो भी हमारे पास अकाउंटिंग डाटा मिलता है वो कंपेयर करने के काबिल होना चाहिए, ताकि हम कंपेयर कर लें कि जो भी कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं वो टाइम पीरियड के हिसाब से कैसे चेंज हुई। मतलब अगर पिछले साल हमारा इतना प्रॉफिट था और इस साल हमारा कितना प्रॉफिट है वो हमें पता चलना ज़रूरी है। एंड विद अदर कंपनीज, यानी इस कंपनी का कितना प्रॉफिट है और हमारी कंपनी का कितना प्रॉफिट है, ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तभी अकाउंटिंग डाटा का फ़ायदा होता है। तो ये हमारे चारों करेक्टरिस्टिक्स थे जो अकाउंटिंग डाटा में होने चाहिए। अगर ये चारों करेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाते अकाउंटिंग डाटा में तो वो अकाउंटिंग डाटा हमारा सही बन जाता है। इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको करने हैं। तो ये इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे मेन ही मैंने आपको बताई, ये आप पांचों क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसके आंसर आप लिख कर देख लीजिएगा, फिर आपको इस चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके मार्क्स पूरे के पूरे ही आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है फर्स्ट चैप्टर में से तो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सभी चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।